आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हमारे सामने बड़ा मसला है वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ को लेकर के मुखालफत हो रही है मुसलमानों की तरफ से भी, और अपोजिशन ने भी इसकी मुखालफत की है। मेरे साथ ख़ास दो मेहमान हैं इस इशू पर बात करने के लिए। एक जावेद साहब जो वक्फ के लिए काम कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, और एक पूर्व डीजी जनाब AW अंसारी साहब। तो सबसे पहले जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ बिल की मुखालफत क्यों हो रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप इस वक्फ के बारे में जो हमारे समाज और माशरे में इसकी जानकारी कम है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और जो इसकी लेगेसी है, लीगल इसका जो हिस्सा है, वो हमने कहीं ना कहीं समाज में हर वर्ग में इसकी बहुत जानकारी यानी नहीं के बराबर है। इस वजह से लोग नासमझी की वजह से तरह तरह के भ्रामक जो हमारे पास वीडियो, रील्स, डिफरेंट टाइप की टेलीफिल्म जो बनाई गई, जो अनरेस्ट चाहते हैं समाज में, पिछले इस पे 2 साल से डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिप्यूटेड वकील हैं, ऐसे समाज में लोग हैं कि उन्होंने कई स्टेट में PIL भी दाखिल किया। बावजूद इसके कि सरकार के जवाब ना आने से भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफ़ी सख्त निर्देश और हिदायत दिया कि आप इस तरह के PIL न लेके आएँ, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को न छेड़ें। इसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, वक्फ पे बवाल क्यों या क्यों डिस्प्यूट, अगर वक्फ के समराइज करके आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले हिंदुस्तान में 1910 में सर्वे हुआ, एक जनरल सर्वे हुआ, जिसमें तमाम उन इबादतगाहों की रिकॉर्ड इकट्ठे कराए गए, जिसमें तमाम और भी चीज़ों को लिया गया। तो जैसे कि तैसे की स्थिति में सर्वे हुए रिकॉर्ड को कंपाइल किया गया। फिर उसको ग्रेजुअली जैसे जैसे सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 1913 में इसको वैलिडेट किया। ये माना कि वक्फ भी एक ऐसी संपत्ति है जिसका काम सिर्फ समाज से उसके हित के लिए जुड़ा हुआ इसका मुद्दा है और रिलीजियस प्रॉपर्टी है। इसके क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 1923 में इसमें आता है। फिर उसके बाद इसमें आप 1954 में सरकार, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तो तमाम चीज़ों को फ्रेम करके इसको आगे लाया गया। फिर हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि 1995 और फिर 2013 में एक अमेंडमेंट आया। 1995 का अहम पड़ाव इसलिए था कि देश में एक बड़ी घटना घटी, जो बाबरी मस्जिद के बारे में आप अगर समझते हैं, जानते हैं कि एक जो है नासमझी कह सकते हैं या एक इमेच्योर पहल कह सकते हैं, देश के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसके लिए उस वक्त की मौजूदा सरकार ने वक्फ की तमाम अमलाक को, चूँकि वक्फ सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, वक्फ में तमाम हमारी वो इबादतगाह हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट मुस्लिम रिलीजियस या इस्लाम के मानने वालों से है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फ्रेम किया गया। तमाम उसकी बारीकियों और कानून और रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुई बातों को देख के उसको एक बेहतरीन एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के तहत जो है काफ़ी सेफ्टी सिक्योरिटी दी गई ताकि इसमें किसी तरह की खामियां न रह जाएं। AW अंसारी साहब जी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रहे हैं और आपने बहुत ही कुछ देखा है। वक्फ के मामले में आप क्या समझते हैं, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, ऐसा है कि जावेद साहब जो वक्फ वेलफेयर फोरम से है, बहुत सी चीज़ें मुख्तसर से बात ये कह चुके हैं। जो 95 का जो एक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। मैं नहीं समझता कि ये बिल लाने की कोई ज़रूरत है। कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट की नीयत पे शक होता है, और ये बात सही है कि अगर देखा जाए तो 3 तरह के लोग जो है जो लैंड को, मतलब वक्फ लैंड को कब्जा किए हुए, चाहे आप मुतवल्ली कह लें, लैंड माफिया कह लीजिए, या गवर्नमेंट ने खुद किया है। एक बात जावेद साहब ने कही कि गवर्नमेंट को कौन चला रहा है। देखिए, मैं वो बात नहीं कहना चाहता, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट के पीछे, जो हम बार बार कहते हैं कि आज के ज़माने में जो है मनवादी पूजवादी ताकतें हैं जो गलत तरीके से नैरेटिव जारी कर रहे हैं, और ये सब ये कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट को जो काम करना था किसी भी स्टेट में, मैं वक्फ लैंड को लेकर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उसको डिजिटाइजेशन नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं लाने दिया गया। जो सरकार को करना था वो नहीं किया,
और अगर जो लोग करने वाले थे, जो वक्फ स्टेट के, जो स्टेट लेवल पे जो देखा जाए तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ काउंसिल बना हुआ है, उन्होंने अपना काम नहीं किया। और हमारे बीच के लोगों को लेके जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका नाम लेना नहीं चाहिए, खास करके मोटे तौर पे कहता हूँ कि भाई जो नीले नारंगी पगड़ी वाले हैं, हरे पगड़ी वाले हैं, लाल पगड़ी वाले हैं, वो आज ये बात उठा रहे हैं कि भाई इससे फ़ायदा जो है लैंड माफिया को हुआ, सरकार को हुआ, बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ, मुतवल्ली को हुआ। तो भाई आप जो है पहले कभी आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप तो सरकार के जो नियत खराब है, खोट है, उसका आप साथ दे रहे हो। अगर आपको कहना था तो जो हमारा लैंड माफिया जो उस पर काम कब्जा किए हुए और उसको मिसयूज़ कर रहा है, उस पर वो बात अलग मुद्दा है। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच के ही लोग हैं जो कि उसको ज़मीन को कब्जा किए हुए लिए हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये तो सवाल उठता है कि जो सरकार थी, सरकार ने क्या काम किया? और ये जो है जो 46 जो पॉइंट के बता रहे हैं, 40 पॉइंट बता रहे हैं, उसमें बहुत काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत काफ़ी तजाद है, विरोधाभास है। तो इससे ये साफ है कि या तो जो है उसको कब्जा करना चाहती है, जो आज खुल्लम खुल्ला हम नहीं बात कर रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, पूरा मीडिया ने पेपर में रंग दिया है कि ये जो है अपने यार दोस्तों को, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जो इससे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, हमको चाहिए कि जो 31 जो मेंबर्स हैं उनको अपनी बात रखें, और उसके साथ साथ में जो हमारे एमपी जो कि सेकुलर माइंड के लोग हैं, ऐसे तो अब नाम निहाद के लोग सेकुलर रह गए हैं, ये भी एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और यही नहीं, अगर आर्टिकल आप उठा के 14 से लेकर 19 को देखें और फिर उसके बाद 25-26 को देखें, 29-30 को देखें, तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहा है। एक तरफ हम संविधान बचाने की बात करते तो संविधान को ऐसे भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप हमारे हितों की बात नहीं कर रहे हैं। एक लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है, और हमारे बीच के जो लोग नाराज हैं, किसी ने कोई वजह हो सकता है, उनको आप हमारे ही खिलाफ खड़ा करने पर लगे हुए हो। ये मेरी बात कहना है। और इस तरह से कोई ऐसा स्टेट नहीं है, जैसा कि जावेद साहब ने, चूंकि ये माहिर है, एक्सपर्ट है, काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी को बचाया है। आप उठा के देखिए, जो कल या परसों जो आया है कि भाई आर्मी और रेलवे के बाद जो है वक्त के पास सबसे बड़ा लैंड है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड में टर्की वगैरह के बाद भी बहुत बड़ा हमारे पास लैंड है, और ये वेलफेयर के लिए बनाया गया, गरीब तबका के लिए बनाया गया। ये तो सरकार ने गलती किया है, हम लोगों ने तो गलती क्या किया? जो हमारे जो उसके जो मेंटेन करने वाले थे, मुतवल्ली थे, जो उनको लगाया था, इंचार्ज था, उन्होंने तो गलती किया, मिसयूज़ किया। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? और सरकार में बीजेपी की बात नहीं है, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रहे हैं, जो भी सक्सेसिव, उसमें भी कांग्रेस भी शामिल है। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले 10 साल में कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसा कहा कि तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन को, चाहे आप नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, आप मिस्टर माइनॉरिटी की बात कर लें, ये मौलाजात फाउंडेशन की बात कर लें, इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, उर्दू अकेडमी की बात कर लें, कमीशन की बात कर लें, तमाम को जो है इन्होंने ड्यू या डिफंड कर दिया है। जावेद साहब, ये बताइए कि इस वक्त बिल को लाने की सरकार को ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी वजह क्या बनी? इसकी कुछ ख़ास वजह हैं। आप अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो पिछले 2 साल में या 3 साल में कह सकते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ सूबे में हाई कोर्ट में इसकी PIL दाखिल की गई, और उस पर तकरीबन 9 या 10 ऐसे पॉइंट थे जिसमें तब्दील की डिमांड की गई उस PIL में। तमाम PIL को क्लब करके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक फ़ैसला सुनाया, और काफ़ी तारीखी फ़ैसला था। जो डिमांड थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सॉवरेन कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, जहाँ तमाम आइन में तमाम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक के मानने वालों को आज़ादी है, वहाँ पर इस तरह के बदलाव नहीं किए जा सकते। लेकिन सरकार ने इसको मानकर, उस PIL में दिए हुए पॉइंट को मानकर, और आप देखेंगे पिछले 2 साल से इस पर काफ़ी कुछ तंजीमों ने, जिनको किसी एक ख़ास कम्युनिटी से प्रॉब्लम है, उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई सोशल मीडिया पे, और तमाम अदालतों में जाके इस बात को कही, और उसके खिलाफ भ्रम पैदा किया। ख़ास तौर से हथियार लेने वाली बात कही कि जहाँ भी वफ़ का अगर कोई बोर्ड लग जाता है तो ज़मीन जो है उसकी मान ली जाती है। इसके तमाम ऐसे केसेज हैं जहाँ पे इनकी बातें गलत पाई गई। अभी भी वो भ्रामक तौर पे मैसेज को फैलाते हैं, और उस पर तमाम जो दलील देते हैं वो फैक्ट से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये मान सकते हैं कि ये तमाम ऐसे फैक्टर थे
जिसमें सरकार ने मजबूर हुई और उसने जो है इस पे ये विधेयक और बिल लाई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार की तैयारी जो थी इस विधेयक और बिल पे पूरी नहीं थी। जी जहाँ सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सवाल यह आ रहा है कि तमिलनाडु और केरला में भी वक्फ को लेकर के मंदिरों की जगह, मंदिर की जगह या दूसरी जगह को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो पीलीभीत का भी एक वाक़या इसमें आता है। तो क्या है ये पूरा मामला? ये एक ऐसा वाक़या है जैसे कि तमाम मीडिया, अखबार और उसको जो हमारी एक मुल्क की एक टीम ऐसी है जो वफ़ के ख़िलाफ़ प्रचार करने में उसको एक माइलस्टोन मानती है। उसका वाक़या ये है कि तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जो 1500 वर्ष पुरानी कदीम मंदिर है और उस गांव के तमाम जो उसके रहने वाले लोग हैं वो सब वफ़ के ज़मीन पे रहने का दावा है। तो ये अगर आप देखेंगे तो डीएम भी उसी वक्त जो है उस वक्त भी, चाहे अभी मौजूदा जो पावर जिलाधिकारी को दिया गया है, तो जो 1995 एक्ट में जो प्रोविज़न है जिलाधिकारी या कलेक्टर कह सकते हैं, उसी को डिप्टी सर्वे कमिश्नर भी बनाया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब उसने डिक्लेयर किया होगा तो डेफिनेटली गांव को या पेपर में गजट में किया होगा, तो अगर कोई खामियां थी तो खामियां दूर हुई, तभी तो आपको पता चला कि तब नोटिस हुई तो पता चला जिसमें हुआ। तो ये गलती एक पार्ट की है। पीलीभीत में अगर वाक़या देखेंगे तो ये बात उसी तरह की है जैसे कि एक 1500 वर्ष पुरानी की घटना को दिखाया जा रहा है। पीलीभीत में एक गांव फुलेरिया है जो शहर से करीब है और वो 1890 सन में एक परिवार ने 100 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बाय डीड करता है। और जब वो 1951 में देश आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक रिवोल्यूशनरी एक्ट कानून आता है 1951 में, जिसका नाम लैंड रिवोल्यूशन या रिहेबिलिटेशन एक्ट था। उसमें तमाम जमींदारों की ज़मीन एक तयशुदा एरिया के बाद उसको लेने के अधिग्रहण की बात हुई। तो उस गांव में जब ये वहाँ पे भी डीएम उस कमेटी का मेंबर था, कमिश्नर का चेयरमैन था, तो जब उसकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा था तो उसमें एक क्लास था कि अगर कोई भी 1947 से पहले वक्फ या धर्मार्थ या तालाब या बागात अगर हैं तो उसको उसमें एक्सक्लूड किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उसको उसमें उस कानून के तहत अधिग्रहण कर लिया गया। उनको बांड भी दिया गया और वो जमींदार फैमिली जो है उस पूरे 100 एकड़ ज़मीन से वंचित हो गई। और वो 2011 में फिर से वो फैमिली ने परसू किया तो उसके तहसीलदार या कलेक्टर ने उसको ऑर्डर करके उसको इंदराज कराया अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में और वह बोर्ड में फिर से दोबारा उसकी एंट्री हुई। लेकिन जैसी तस्वीर बदली 2017 में सरकार बदली तो वहाँ पे फिर वो ऑर्डर जो है कमिश्नर ने उसको निरस्त किया ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या प्रेशर, वॉट एवर यू कैन से, जो सिस्टम का पार्ट है। फिर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी इसका निरस्त हो गया। लेकिन वो दंपत्ति जो है दोबारा फिर जो है इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है वहाँ पे ये उसने अपने टाइटल के लिए वहाँ पर क्लेम किया। और जब उसमें तथ्यों को देखा गया तो उस पर जो कमेंट आया कि ये ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो सकती थी, इसलिए नहीं हो सकती थी कि ऑलरेडी जो है वो लैंड रिवोल्यूशन एक्ट के तहत वो कवर्ड नहीं थी। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डीएम या जिला अधिकारी कलेक्टर की गलती 1500 वर्ष पहले मंदिर के साथ भी हुई है और वही गलती तमाम जिलों में होती है। तो क्या उसके लिए आप वक्फ एक्ट को आप एकदम से निराधार बना देंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें तकरीबन 54 अमेंडमेंट हैं, 44 अमेंडमेंट हैं। अगर कोई अभी तक तारीख में देखेंगे पार्लियामेंट में जो भी बिल अमेंडमेंट के लिए आए हैं तो किसी में 10 है, किसी में 15 है, मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन 44 अमेंडमेंट आप इससे समझ सकते हैं कि अब उसका कुछ ऐसा पार्ट नहीं बचा है जिसमें उसकी कोई हालत पहले जैसी रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जेपीसी में गया है तो इसको बेहतर तरीके से इवेलुएट किया जाएगा, उस सारे पॉइंट को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो देश में समाज एक बड़ी
तादाद में वक्फ की संपत्तियां हैं, जो देश की जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। इसको स्मार्ट करने की ज़रूरत है। इसमें बेहतर इंक्रोचमेंट को एक तालमेल स्टेट से बनाना है, जिसकी इंक्रोचमेंट फ्री किया जा सके, और उसके मैनेजमेंट को चुस्त दुरुस्त करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी, कमेटी भी विचार करेगी और अच्छे नताइज की उम्मीद है। जैसा मैं आता हूँ आपके पास, MW अंसारी साहब के पास भी चलते हैं। अंसारी साहब, एक एनिमी एक्ट है हमारे यहाँ, एनिमी लैंड एक्ट, और उसके तहत बहुत सारी ज़मीनें मौजूद हैं जिनको एनिमी की ज़मीनें मानी गई, और उन ज़मीनों को सरकार ने अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। उसमें नोटिफिकेशन तो होता है कि उसको ऑक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसकी सेटिंग हो जाती है पटवारी और देखिए उसके लेवल पर। साहब, आप खुद को समझदार हैं। हम लोग के साथ में क्या है कि हमारा कहीं पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक अभी मंदिर की जो बात आप कर रहे थे, तमिलनाडु में बहुत से ऐसे जो है हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी जो कब्रिस्तान है, उसको रेवेन्यू में ये जो भी बदमाशी किया गया हो उसको देवस्थान लिख दिया गया। उसी तरह से मैं और तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे नवाब हमदुल्ला ने ये लीडिंग मतलब एग्जाम्पल है। उसने ईंट खड़ी जहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, उसके पीछे 40 एकड़ जमीन दिया है, मंदिर बना हुआ है, जो कि गोरखपुर के पुजारी वहाँ पे बनास के रहते हैं। उसी तरह से और भी राजा रौड़े मालगुजार ने दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो है 40 जो है उस पर तरमीम जो लाना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इतना मैसिव जो है और स्वीपिंग मतलब आज तक किसी एक्ट पे देखा नहीं गया है। 1995 का एक भी ठीक है, उसके बाद जो है जो 2013 की बात हो रही है वो कंप्रेसिव में जो आज ये गवर्नमेंट करने जा रही है, तमाम पिछले 10 साल में जो एक्ट लाए गए, खास करके जो अपने कोरोना काल में विदाउट पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस के तौर पर लाए, चाहे आप 370 की बात कर लो, आप 35 आर्टिकल की बात कर लो, CA NRC की बात कर लो, PA की बात कर लो, ट्रिपल तलाक की बात कर लो, ये उसी का एक हिस्सा है। आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, और उसके साथ साथ एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं एक किताब मिस्टर अब्दुल रहमान है जो सीनियर IPS ऑफिसर हैं, डिनाइल एंड डिप्राइवेशन वर्क प्रॉपर्टीज पे एक पूरा एक चैप्टर है। तो उसमें जो रोल जो है, मैं देखिए इस गवर्नमेंट जो किया कर रही है, ये करने जा रही है। इससे पहले भी गवर्नमेंट जो लैप्सेस के जो बदमाशी के लिए जो करना चाहिए नहीं किया। भाई जो ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, जो कब्जा किए हुए थे, जो बेचने वाले थे, आज जो है बड़े चर्चा में है। जो सबसे बड़ा यहाँ का बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कारपोरेट जगत है, लोग कहते हैं इंटीरिया हाउस है, तो उसको आप उठा के देख लीजिए। जो बेचने वाले हैं, जिसको फायदा पहुंचाने वाले, आज तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी आपने जो दिल्ली के वक्त प्रॉपर्टीज के नाम लिया गया कि उन्हें 275 जितने भी है, 2075 कितने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? हम तो और जगहों के बारे में नहीं जानता, थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं लखनऊ के बारे में। भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर के अंदर हमारे लोग भी हैं, सरकार भी है, और सरकार के साथ साथ लैंड माफिया भी। ये इनका बहुत ही एक जो है टैसिट अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या इनका घाल में कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी कर लीजिए, दे हैव कंस्पायर्ड ईच अदर बिकॉज दे आर बेनिफिशियरी। और उसी तरह से आज जो ये बुजावड़ की बात करो, या सूफी बाबा की बात करो, हरे पगड़ी वालों की बात करो, कहीं न कहीं उसके बेनिफिशियरी हैं ये लोग। तो वो नहीं चाहते कि भाई ऐसा होना चाहिए। हमारा ये बात कहना कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतनी स्वीपिंग जो है आप कैसे कर रहे हो, और इसको भेजने से पहले जो आप चाहना चाहते हैं कि आपने लीगल कमेटी को बनाया, किसी लीगल एक्ट को बैठाया, इसकी जरूरत क्या थी? सरकार ने तो अपना काम किया नहीं है। क्या कोई एक्शन जो है, जो लैंड माफिया है या मुतवल्ली है, बड़े बड़े लोगों को मैं नाम लेना नहीं चाहता, लखनऊ में लोग बैठे हुए हैं, भोपाल में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं कि उससे 10 साल गवर्नमेंट उससे बेनिफिट होती है, हर पार्टी उससे फायदा लेती है, उसके खिलाफ एक्शन लगे ही नहीं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, और आपको सब चीज़ें बातें मालूम है। चूंकि इतना बड़ा ड्रास्टिक होने जा रहा है तो लोगों को अवेयरनेस आई है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि हमारे साथ पे हमारे अपने लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सिवाय 2-3 को छोड़कर और कोई नहीं आवाज़ उठा। जो इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हमारे जो सेकुलर जो MPs हैं, जो दिगर पार्टी से हैं, चाहे वो बंगाल से हो या कहीं और जगह से हैं, उन्होंने हमारी बात को उठाई है। और ये इसकी जंग जो है लड़ेगी। और ये मैं बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक मेजर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में है, और ये जो है इसका एक
क्या कहूँ, जिस तरह के बहुत से पास किया गया है, एक हरासमेंट के लिए विक्टिमाइज कर लीजिए या दोयम दर्जे का सिटीजनशिप बनाना चाहते हैं, कुल मिला के जो है माइनॉरिटीज के राइट्स पे उनका एक तरह से अटैक है। ये मैं बात करना चाहूँगा। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग को आइन के तहत एज पर ड्यू प्रोसेस लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत हमको लड़ाई लड़नी चाहिए और हमारे जो रहनुमा है उनको हमें गाइड करना चाहिए। और आप जैसे जावेद साहब जो बात कर रहे हैं या और भी लोग हैं, अकरम साहब हैं, जफर महमूद साहब हैं, इन लोगों को अपनी बात को जो है जेपीसी कमेटी के सामने जाकर बात रखनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो मौजूदा बिल है इसमें 32 जगह से हज़फ किया गया है, यानी काटा गया है, और 44 जगह पर उसमें तरमीम की गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे एक बार फिर जो कलेक्टर राज है वो वापस आएगा। कलेक्टर राज की वजह से एक बहुत बड़ा मुल्क में मसला पैदा हुआ जिसे पूरा मुल्क बहुत लंबे अरसे से भुगत रहा है। तो क्या दोबारा अगर इस तरह की चीज़ होती है उसका क्या नुकसान होगा, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि माफियाओं का इस पर कब्जा है, माफियाओं के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए ये तरमीमात की जा रही हैं। तो क्या इससे माफियाओं का कब्जा ख़त्म होगा या माफियाओं के कब्जे में जो ज़मीनें हैं वो माफिया उसके मालिक बन जाएंगे? क्या होगा इसका? इसकी जो सूरत हाल है, जैसा आपकी तस्वीर है, इसमें दोनों हो सकता है। एक तो ये है जो सामने जो इसका सबसे बड़ा जो अंदेशा है टर्मोइल होने का, डिस्टर्बेंस होने का, कि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है और चूंकि एक्ट यूनियन का है, तो यूनियन के एक्ट में जब स्टेट की भागीदारी लैंड की जब आप इन्वॉल्व कर देंगे तो आप, हमें मालूम है कि देश में डीएम राज कैसा होता है, कलेक्टर राज कैसा होता है, तमाम ज़मीनों के मुकदमात आप देखेंगे तहसील और स्टेट लेवल पे या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो वफ़ के इंक्रोचमेंट बचाने के लिए उसमें स्मार्ट तरीके से प्रोविज़न तो किया जा सकता है, उसके स्पीडी मैकेनिज्म से किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि अगर डीएम जांच करेगा और डीएम की कमेटी जांच करेगी तो उसको इतना अधिकार जब मिल जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का कोई रोल, इवन बोर्ड का भी नहीं रह जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, लैंड माफिया या जो सरकार के कब्जे में ज़मीन है, अगर उसके दस्तावेज नहीं साबित हो पाए, मिसाल के तौर पे कोई 300 वर्ष पुरानी मस्जिद है या कब्रिस्तान है या 200 वर्ष पुरानी है, अगर वो, जैसा कि उसमें प्रोविज़न है एक्ट में जो अमेंडमेंट होने जा रहा है कि आपको उसका मालिकाना हक दिखाना होगा, उसकी वक्फ डीड दिखानी होगी, तो अगर पुरानी चीज़ों की जांच पड़ताल शुरू होगी तो कोई भी ऐसी संपत्ति किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की नहीं बचेगी जिसमें खामियां नहीं होंगी। कानून का मतलब ये है कि अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो ऑनवर्ड होता है, यानी 2024 के ऑनवर्ड कोई भी चीज़ ऐसी उसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं होगी जो जांच के दायरे में नहीं होगी या जांच पूरी तरह से नहीं होगी। पहले वाले भी एक्ट में ये पूरी व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट था। तो जो लैंड माफिया है वो अपनी ज़मीन को बिल्कुल क्लेम कर सकता है। उसको अब पहले अब 50,000 रुपया दे के वो छूट सकता था। पहले ऑफेंस में 3 साल की सज़ा थी और उसके जितने दिन का ये तय हो जाता था कितने साल से उस पर कब्जा है तो उससे रिकवरी की भी बात थी। तीसरी और आखिरी बात कि ये एक जो डिफाइन किया है, जो हमें आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3R एक सेक्शन है, देखिए क्या कहता है। वो वफ़ की संपत्ति को डिफाइन करता है कि वफ़ क्या क्या हो सकता है, जैसे इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, मज़ार है, इस तरह से उनकी एक श्रेणी है, कैटेगरी है। 3R को पूरी तरह से मतलब ओमिट कर दिया गया। इट मीन्स 3R को ओमिट करने के बाद जो सेक्शन 40 है उसको भी ओमिट कर दिया गया। मतलब आपने वफ़ की डिफिनीशन को, एक आता है रिमार्क जिसमें उसको बोलते हैं कैफियत। तो जब 1910 में कैफियत लिखी गई तो ये लिखी गई कि मस्जिद है तो कब से है, कैसी है, क्या है, नमाज होता है, ये कैफियत हो गई। इसको कॉलम को जब हटा देंगे और डीएम फिर से जब सर्वे करेगा और फिर से उस कैफियत को लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? तो देखिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। 3R को रिमूव करने के बाद 40 सेक्शन रिमूव करना पड़ा आपको, फिर 36 जहाँ पे उसका रिकॉर्ड 37 जो होता है, ये तमाम एक लिंक था जिसकी सेंसिटी जो है डाइल्यूट हो गई। और मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा इसमें कि आपने वक्फ एक्ट को, वक्फ संपत्ति को रीडिफाइन किया। उसको आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद कहिए, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इफिशिएंस, एम्पावर और डेवलपमेंट। तो आप आने वाले नस्लें जो हैं आप वक्फ न जान के उम्मीद जानेंगी
ये कैसा खेल है, ये किस तरह का खेल है? ये अजीब व गरीब है कि जिसकी मिल्कियत दी गई, वक्फ के नाम से जानी गई, और कौन देने वाला है? मुसलमान। आप उसी से उसको महरूम कर दिया, आपके उसके नाम से महरूम कर दिया, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कंपोजिशन जो मैनेजमेंट का है वो एक सेकेंडरी बात है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ज़मीन का रख रखाव, ज़मीन की कीपिंग, ज़मीन की नवैयत, आपने उसकी पूरे आत्मा को, उसके रूह को, आपने सेक्शन को हटा के, जैसा कि आपने कहा कि 44 अमेंडमेंट है, एडिशन जो है 63 है, और डिलीशन जो है 32 बताया आपने। तो ये उसका मूल स्वरूप बदल गया। अश्विनी जो बहुत ही मकबूल हैं इस मामले में, जो उनकी बड़ी शोहरत है, उनका खुद ये कहना है कि मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा एक्ट नहीं, या कानून में एक्ट में प्रोविजन ऐसा नहीं हुआ जिसमें 44 अमेंडमेंट है। वो इस बात से खुद मुत्तफिक नहीं है, जिन्हों के पैरवी पे हुआ है। इसका मतलब ये है कि समाज आज भी हमारा बेहतर मैनेजमेंट और मापदंड चाहता है। सरकार इस पे गंभीर होगी। मुझे उम्मीद है कि जो जेपीसी है, जो देश में मुल्क में हालात हैं, इस पे पुनः विचार होगा, और हमारे वफ़ के यानी मिल्लत की जो चीज़ है उसमें फिर से उसकी वापसी होगी। छोटा मोटा जो भी रिफॉर्म है वो उनका जरूर उसको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यह है कि अभी तक वक्फ, सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ, ये हम सुनते आए थे। इसी तरह हमने ये भी सुना था कि इसके सारे मेंबर मुसलमान होते हैं, लेकिन जो मौजूदा एक्ट आ रहा है इसमें मेंबरान में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात की गई है। एक और तब्दीली कि जो ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल, उसका फैसला आखिरी माना जाता था, लेकिन इस नए एक्ट में ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, और 3 की जगह उसके मेंबर 2 कर दिए गए, जिसमें एक सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का और एक जिला जज होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, उलझाया क्यों गया है इसको? ये काबिल गौर है। बात है कि जब वफ़ की लीगल सेंसिटी और उसके स्ट्रक्चर पे जब उसको हमला किया गया, यानी इंक्रोच किया इस एक्ट के तहत, तो डेफिनेटली किसी भी सरकार ट्रिब्यूनल क्यों बनाती है? ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है कि स्पीडी मैनर में उसका डिस्पोजल हो। तो मेंबर आकार ये जो है ये तय करती है, स्टेट के बायलास तय करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो ये बड़ा स्टेट है, बिहार है, पंजाब है, छोटे हैं। तो इसमें जो भी फैसला करता है हाई कोर्ट करता है कि कौन जो जज, डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर इक्वलेंट होगा, उसमें टेक्निकल आदमी होगा, स्टेट का होगा, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने वक्फ बोर्ड हैं आप देखेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 वक्फ बोर्ड में मुस्लिम उसके जज हो सकते हैं ट्रिब्यूनल में, लेकिन तमाम जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। तो कानून जो है देश का है, और कानून में बनाने का प्रोविजन भी सरकारों का है, उसमें कहीं भी पक्षपात नहीं है। जो दुष्प्रचार है वो गलत है, और अगर स्पीडी मैनर वफ़ किस मामले की अगर ट्रिब्यूनल को अख्तियार नहीं होगा तो कौन करेगा? जैसा आपने बताया कि पहले 60 दिन का टाइम था, अब 90 दिन का टाइम है। ट्रिब्यूनल को कोई फैसला जो है हाई कोर्ट में चैलेंज होता था, और हाई कोर्ट में चैलेंज किसी भी मामले को जाया जाता है, अभी भी जाया जाता है, ट्रिब्यूनल भी नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये भी एक मिथ, ये भी एक गलत, एक दुष्प्रचार है। लेकिन उसके पावर के ख़त्म करने से ये चीज़ें सिविल मैटर में जब जाएंगी तो देश में सिविल मैटरों का डिस्पोजल आप समझ सकते हैं, और तमाम वो रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग हो रही है, किस तरह से मदरसों, मसाजिदों पे अनरेस्ट जो एंटी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जाते हैं, पथराव करते हैं, फिर वो मुकदमे लेके जाते हैं और बताते हैं कि साहब ये जो है फलां देवी की, फलां भगवान की ये कदीम मंदिर थी और ये बदल गया है। तो इनके केस बढ़ने की संभावना है। तो हमें ये लग रहा है कि जो ट्रिब्यूनल के पावर जो ख़त्म किया है इसको फिर से रिवोक करना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट है जो इनके टाइम फ्रेम का है सिविल में, वो पहले से भी ऑप्शन है। और उत्तर प्रदेश के केस में अगर आप देखेंगे या और जो बड़े प्रदेश हैं, मुस्लिम मेंबर की जगह हिंदू मेंबर लाने की बात है, उस बारे में उसमें अगर आप देखेंगे इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। इसमें जो है आप देखेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें 23 मेंबरान की बात हुई है, लेकिन सरकार 11 का नॉमिनेशन करेगी, नामित करेगी। और पूरी तरह से जो स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है उसमें भी इसी तरह का कंपोजिशन है। जो 2 गैर मुस्लिम भाई को लाया है, तो गैर मुस्लिम भाई को डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हिंदू है कौन, यानी गैर मुस्लिम कौन है, आपका क्या डिफिनीशन, अभी तक डिफाइन नहीं हुआ।
आपको ये डिफाइन करना होगा कि हु इज द मुस्लिम एंड हु इज द नॉट मुस्लिम। जी, अगर नॉन मुस्लिम अगर है तो उसमें तमाम लोग लिंगायत हैं, क्रिश्चियन हैं और तमाम धर्म के मानने वाले हैं जो हिंदू नहीं हैं। लेकिन आप जो है इसको राजनीतिक तौर पे इसका आपने डिफाइन किया। और आपको मैं बताऊं कि एमपी भी मुसलमान नहीं होगा, जो इनका जो अभी अमेंडमेंट है, तो स्टेट का कंपोजिशन और जो जिले केंद्र का है उसमें वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि तमाम उन चीज़ों को गुमराह किया गया है जो उसके मेन फ्रेम और मेन जो स्ट्रीम से जो है बाहर कर दिया गया है। तो ये जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड था, इसमें अब काजरा बोहरा और बहाई जो है उनका भी होगा, देखिए आगा खानी होगा। हाँ, पहले जो था देखिए संपदा उतनी है, मुसलमान से ताल्लुक है, आपको अगर इसमें बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन पहले के प्रोविज़न ये था कि जिस स्टेट में 15% से ज़्यादा जिस कम्युनिटी यानी जिस क्लास जिस कैटेगरी का होगा उसका बोर्ड होगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि उस डिफिनीशन को ये जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में या हाल ही में कश्मीर में एक नया वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, तो उसकी शर्त यही थी कि जहाँ पे 15% प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा होती है टोटल में तो वहाँ पे बोर्ड का गठन होगा। आप देखते हैं दिल्ली में शिया वक्फ बोर्ड नहीं है, अब बोहरा है या आगा खानी है या और भी अब बात कर सकते हैं। तो आपने यूनिफाइड तो नहीं किया, आपने ज्वाइंट नहीं किया। उम्मीद की जो डिफिनीशन थी, यानी आपने जो कहा कि ज्वाइंट जो वक्फ मैनेजमेंट होगा, तो आपने इसको डिसइंटीग्रेट किया। तो मेरे समझ में सरकार को इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए और वक्फ और मुस्लिम से इनको परहेज नहीं करना चाहिए। यानी पूरे अमेंडमेंट में देखेंगे अब वक्फ आपको लिखना चाहिए उसके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और कंपोजिशन जो आप फॉर्म कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में कि मुस्लिम एमपी होना चाहिए, मुस्लिम विधायक होना चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने ये लगता है कि ये मान लिया है कि मुल्क में अब मुसलमानों की भागीदारी कम होगी या बढ़ेगी नहीं, इसलिए इन्होंने जिला पंचायत और ग्राम सभा या म्यूनिसिपल के मेंबरों को भी इसमें नॉमिनेट करने की बात कही है, लेने की बात कही गई है। दुर्भाग्यपूर्ण आपकी जो राजनीति और सियासत है, आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास मुसलमान एमपी नहीं होगा, आपको भागीदारी देनी होगी, आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान हमारे रूलिंग पार्टी के पास नहीं है और दूसरे घटक के पास है, तो क्या आप शेयर देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप नहीं देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो है पूरी तरह से ये राजनीतिक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये राजनीतिक बिल है तो आपकी वाह, क्योंकि आपका होमवर्क नहीं है। अगर आप इसको कहेंगे कि लीगल और टेक्निकल लेवल पे वैलिडिटी है तो 0 नंबर है। रीजन बिहाइंड कि पूरी तरह से ये आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 यानी एक देश एक संविधान की बात हुई थी, जो संविधान में अलग अलग पंथों और मजहब के मानने वालों को भी आज़ादी है। तो जब तक मेरी नज़रिया, मेरा रोशनी इस तरफ पे नहीं होगा कि हम सबको लेके नहीं चलेंगे, सबकी हम धार्मिक, लिंग्विस्टिक और मजहबी उनके ताना बानों को नहीं समझेंगे, तो जो 1995 है या उससे पहले है वो सब सरकार के लोग थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। या आपको लगता है कि इस दुष्प्रचार से कोई नया संज्ञा देना है? तो मैं समझता हूं कि मुल्क की फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, वो इसको समझती है, तो इस पे गहन विचार होगा और जेपीसी का जो भी फैसला आएगा वो फेवरेबल होगा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बात करने के लिए। आपने तमाम पहलुओं पर बात की। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात है।